चलो एक क्वेश्चन, बात ना करो। क्वेश्चन लिखो, ए डाई इज टॉस्ड thrice find the probability of getting find the probability सर आप मल्टीप्लिकेशन वाला भी नहीं कर रहे हैं of getting, इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसे है ना, वो लिखा हुआ है वो इंडिपेंडेंस से पहले ही an odd number at least once। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो फाइंड दी गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार वंस, कम से कम एक बार ऑड नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए थोड़ा सा, एक सिक्के को 3 बार जब उछालते हो तो टोटल कंडीशन 8 होती है कि नहीं होती? हाँ, या ना एस इज इक्वल टू 8 होता है। तो कहा जाए कम से कम एक हिट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कम से कम एक हिट आने की प्रोबेबिलिटी में 7 कंडीशन रहेगी कि नहीं? तो 7, हाँ 7/8 होगी। तो कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो आसान ये है कि एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल ली जाए। तो एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8, 1/8। तो और एक में से 1/8 को हटा दिया जाए तब भी 7/8 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है, ये वाला कि जो एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आ जाएगा कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि एक सिक्का को 3 बार, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एक बार भी ऑड ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल करके 1 में से घटा दो। तो एक भी बार ऑड ना आए तो पी ऑफ क्या लिखोगे? ए बार ए बार ए बार। ठीक है, तो क्या होगा? तो एक बार ऑड ना आने तो 1/2 1/2 1/2, तो क्या हो जाएगा? 1/8, 1/8। और 1 में से 1/8 को निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी तो वही आएगी ना। जैसे मान लो इवन सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 बोला है, तो ऑड नंबर आने की इवेंट का नाम ई मान लेते हैं। तो 1 3 5 हुआ कि नहीं हुआ? तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी तो वही आने वाली है क्या? 3/6 तो 1/2 ना आएगी। ठीक है, यहाँ पे सैंपल स्पेस ये कैसे बन सकता है? वहां पे 3 बार एक डाइस को टॉस किया गया है। वे सिंपल स्पेस की बात हम नहीं कर रहे हैं ना, सिखा रहे, समझा रहे हैं। हाँ 1/2 1/2 1/2 तो वो हेड वाली की बात किए थे अभी ना, कोइन वाले में। पर यहाँ पे इवन डिजिट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन डिजिट ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 और इवन डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ठीक है, 8 डिजिट, तो यहाँ पे क्या है? 8 की बात कर रहा है ना। तो 8 डिजिट कम से कम एक बार हो तो एक बार भी 8 डिजिट ना हो, यानी इवन डिजिट तीनों कंडीशन में। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में इवन डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 8 डिजिट को यदि हम ए मान लें तो 8 डिजिट ना को क्या मानेंगे? ए बार कि नहीं? तो लिखो, इसको लिखोगे कैसे? हियर सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा? 6। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की इवेंट का नाम क्या रख लिए? ई।
तो ई के फेवर में कंडीशन क्या होगा 135, तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू 3, तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपान एन ऑफ एस, एन ऑफ एस, तो 3 अपान क्या होगा 6, तो 1/2, 1/2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर तो पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग probability of not getting odd number in 3 toss, odd number in the 3 tosses। तो देखो इसकी तीनों बार इवन डिजिट ना आने की, तो इसको क्या लिखेंगे पी ऑफ ई बार ई बार ई बार, तो क्या लिख दोगे पी ऑफ ई बार पी ऑफ ई बार पी ऑफ ई बार। तो पी ऑफ ई बार की वैल्यू क्या है अभी निकालें, तो 1/2 1/2 1/2, तो क्या आ गया 1/8 आ गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर at least once, कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस एक बार भी ऑड ना आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 1 माइनस एक बार भी ऑड ना, तो निकाल ही चुके हैं पी ऑफ क्या ई बार ई बार ई बार, तो 1 माइनस क्या हो गया इसकी वैल्यू 1/8, तो ये क्या होगा 8 माइनस 1/8, तो यहाँ पे 7/8, यहाँ काटने के बाद 1/2 आया है। अब ये सोचना लेना कि सिक्का वाला है क्वेश्चन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2 आया है यहाँ संयोग बस। तो 3 पासों में से कम एक बार हेड आए, तो एक बार भी आ रहे, 2 भी आ रहा है, तो 3 भी आ रहा है, तो फेवर में रहेगा। एक बार भी हेड इवन नंबर ऑड नंबर आएगा तब भी फेवर में, 2 बार भी ऑड नंबर आएगा तब भी फेवर में, और तीनों बार ऑड नंबर आ जाएगा तब भी फेवर में। फेवर में कौन नहीं होगा जब एक बार भी ऑड नंबर ना आए। ठीक है, जैसे 3 पासों को उछालने के लिए दिए, एक पासे को उछालने के 3 बार देते हैं, जैसे कहते हैं कम से कम एक बार ऑड नंबर आ जाएगा तो आपकी जीत हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो पहली बार में ऑड नंबर आ गया तो जीत हो गई, हो सकता है दूसरी बार में आया, पहली बार में नहीं आया, हो सकता है तीसरी बार तब भी आपकी जीत हो जाएगी, हो सकता है पहली बार आ गया दूसरी बार भी आ गया तब भी आपकी जीत हो जाएगी, हो सकता है दूसरी या तीसरी बार तब भी आपकी जीत हो जाएगी, पहली बार तीसरी बार आ गया तब भी आपकी जीत हो गई, हो सकता है पहले दूसरे तीसरों में आ गए तब भी जीत हो जाएगी, क्योंकि हम बोले हैं कम से कम एक बार ऑड नंबर आ जाए तब आपको इनाम मिल जाएगा। तो कम से कम जब कहा जाएगा तो एक बार में भी आपकी जीत है, 2 बार में भी आपकी जीत है, 3 बार में भी जीत है। जीत कब नहीं है जब 3 कंडीशन में किसी एक बार भी ऑड ना आए। तो 3 कंडीशन में एक बार भी ऑड ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो बाकी जो बची हुई प्रोबेबिलिटी है किसके फेवर में होगी, आपके पक्ष में होगी। वही ना किया गया, समझ में आया कि नहीं आया ये बात। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन अभी जो आता है एग्जाम में उसको बताते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो जो 2022-21 में आया था, 22 में और 20 में, उसको बताते हैं कैसे क्वेश्चन इसी रूल पर आधारित आया था। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल तो इसी में ना लगता है, इंडिपेंडेंट इवेंट होने पर
P ऑफ A इंटू बी, तो P ऑफ A और P ऑफ B, यही ना है। A इंटू बी भी लिखते हैं इसी को, इसी को A इंटरसेक्शन B भी लिखते हैं, P ऑफ B। ठीक है, यदि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो अब A और B की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार E1 E2 E3 कई इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे और अलग अलग प्रोबेबिलिटी कर देंगे ऐसे। इसी को प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, गुणन नियम। इसी पर तो क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। अब देखो क्वेश्चन इस पर आधारित कैसे पूछा गया था। तीसरा पेज, हाँ सुनो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स लिखो, ये क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, इसको थोड़ा समझा देते हैं, सुन लो। एक क्वेश्चन 3 स्टूडेंट को देने के लिए सॉल्व करने के लिए दिए, आप तीनों लोगों को, मान लो अनीस भी बैठा, सपोज करो, ठीक है। तो आपके सॉल्व करने की किसी के एक स्टूडेंट, मान लो 3 स्टूडेंट ABC हैं, ठीक है, ईगो हट ना हो जाए कहीं, तो 3 स्टूडेंट ABC हैं ठीक है। तो उस क्वेश्चन के A के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% है, और इसके B के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 33% है, और C के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 25% है। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, ये जो क्वेश्चन हम लगाने के लिए दिए हैं, तो A उस 50% चांस है, यानी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है, 50% माने 50/100, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की। B के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है, और C के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब तीनों क्वेश्चन मिलके सॉल्व करते हैं, तो इस बात की इतनी संभावना है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब A लगा दे तब भी सॉल्व हो जाएगा, B लगा दे तब भी सॉल्व हो जाएगा, C लगा दे तब भी सॉल्व हो जाएगा, A और B मिलके लगाए तब भी सॉल्व माना जाएगा, B और C मिलके लगाए तब भी सॉल्व माना जाएगा, A और C मिलके लगाए तब भी सॉल्व माना जाएगा, या कि तीनों मिलके लगाए तब भी सॉल्व माना जाएगा। सॉल्व कब नहीं होगा, जब तीनों से ना बने, जब तीनों से सॉल्व ना हो। तो क्वेश्चन तीनों के द्वारा सॉल्व ना किए जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल करके, जैसे यहां निकाले थे, तीनों के द्वारा सॉल्व ना किए जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कम से कम 1 के द्वारा सॉल्व किए जाने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। और कम से कम 1 के द्वारा यदि क्वेश्चन के सॉल्व किए जाने की प्रोबेबिलिटी आ गए तो वही तो हो गया, उस क्वेश्चन के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो उस क्वेश्चन के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम से कम किसी 1 के द्वारा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। और कम से कम 1 के द्वारा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब 1 - तीनों के द्वारा सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तब 1 के द्वारा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, 1 - 1/2। B के द्वारा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है, तो न सॉल्व होने की 1/1 - 3। C के द्वारा सॉल्व होने की संभावना 1/4 है, यानी 25% चांस से सॉल्व कर लेगा वे, तो 75% चांस तो ये है कि सॉल्व नहीं करेगा ना, तो 1 - 1/4 इसके सॉल्व ना किए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो तीनों के द्वारा सॉल्व ना किए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P ऑफ A बार B बार C बार। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 आएगा, यहाँ पे 2/3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3/4। तो तीनों के द्वारा सॉल्व ना किए जाने की प्रोबेबिलिटी आ गई, P ऑफ A बार B बार C बार, ठीक है। तो एक इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 3 से 3 और ये कट गया इससे, तो 1/4 आ गया तीनों के द्वारा सॉल्व ना किए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/4, तो 3/4, 75% चांस है कि सॉल्व कर लेंगे तीनों स्टूडेंट मिलके इस आंकड़े की मदद से ठीक है। क्वेश्चन कैसे समझ में आ गया। आप लिखो क्वेश्चन, ए क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू सॉल्व गिवन टू 3 स्टूडेंट टू सॉल्व करने के लिए दिया गया, टू सॉल्व। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग, बिलिटी ऑफ सॉल्विंग
द क्वेश्चन बाई them, question by them 1/2, 1/3, 1/4 respectively. If they try to solve, if they try to solve it, what is the probability? What is the probability? What is the probability that the problem will be solved? The problem will be solved. क्वेश्चन के सॉल्व होने की संभावना ज्ञात कीजिए. विल बी सॉल्व. काहे का बाल आप लोगों को स्कूल में भी भगा देते हैं. हाँ भगा ही देते हैं, लेकिन मुझे भी कटाना ही है. भगाएं चाहे न भगाएं तब भी कटाना पड़ेगा ना. आर्मी का कटाने वाला था, बैठूंगा वहां सामने के कांच मार कर कटा के आए वे. लाइन भी लगे एक नंबर. लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग. लेट द प्रोबेबिलिटी बात ना करोगे. ज्यादा सही रहता. प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन by 3 students B. P of A is equal to 1/2, P of B is equal to 1/3, और P of C is equal to 1/4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग. Probability of not solving the problem by them. P of A bar is equal to 1 minus P of A, तो 1 minus 1/2, तो 1/2. P of B bar, तो 1 minus P of B, तो 1 minus 1/3, तो क्या होगा 2/3. P of C bar, तो 1 minus P of C, तो 1 minus 1/4, तो क्या होगा 3/4. Probability that all the 3 students do not solve. तीनों के द्वारा सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी. Probability that all of 3 student do not solve the problem. तो P of A bar, B bar, C bar is equal to P of A bar, P of B bar, P of C bar. तो क्या होगा P of A bar क्या निकाल चुके हो 1/2, फिर 2/3 और 3/4. 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1/4. तो कम से कम एक के द्वारा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस तीनों के द्वारा सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी है. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट
ऑफ एट लीस्ट वन सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी एक के द्वारा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है ना, तो किसी एक के द्वारा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस पी ऑफ ए बार बी बार सी बार, 1 माइनस तीनों के द्वारा सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस तीनों के द्वारा सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो क्या होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4 माइनस 1 तो 3/4, 3/4 लिख लेते ना। ये तो क्वेश्चन और बताते हैं वो होगा 5 तारीख को खत्म होगा, 6 तारीख को अवेलेबल होगा ऐसा। देखो। क्वेश्चन लिखो एक ठो, स्कूल जाने में सुनो। इन ए स्कूल there are 1000 students, there are 1000 students out of which 430 are girls। It is known that out of 430 10% of girls student 10% of the girls study in class 12th, in class 12। What is the probability that a student chosen at random study in class 12th, given that the chosen student is a girl, क्या करोगे? पापा का दे दो वहाँ पे चार्जर। बड़े पापा का। हाँ बड़े छोटे वाले बड़े पापा। हाँ
ठीक है। तो दो यहाँ पे इवेंट मान लेते हैं, एक इवेंट मान लेते हैं ई और एक इवेंट मान लेते हैं ए एफ है। इवेंट ई को क्या मान लेते हैं, इवेंट ई को मान लेते हैं क्लास 12th का होने का इवेंट है, ठीक है। और ए एफ क्या है, गर्ल होने की इवेंट है, ठीक है। ए एफ क्या है, गर्ल होने की इवेंट है, और ये क्या है, क्लास 12th का होने की इवेंट है। तो आपको क्या निकालना है कि यह क्लास 12th होने का, 12th का होने की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट जब चूज किया जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि वे स्टूडेंट क्या है, गर्ल है, ठीक है। तो आपको निकालना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ई अपान एफ निकालना होगा, ई अपान एफ निकालना होगा, ठीक है। इसको लिखोगे कैसे, देखो, लेट कैपिटल ई बी द event that a student chosen at random is study in class 12th and F be the event that student chosen at random the eagle। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, हियर एन ऑफ एस इज इक्वल टू, कितने स्टूडेंट है स्कूल में, 1000। अब उसमें एन ऑफ है, एफ कितना है, एन ऑफ एफ को टोटल लड़कियां कितनी हैं, 430। तो 430 में से 10% किस में है, 12th क्लास में, कितने परसेंट, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, लड़कियां भी हों और 12th क्लास की भी हों, तो कितने परसेंट है, 10% ऑफ 430 है ना, 10% ऑफ 430। तो 430 का 10% क्या होगा, 430 गुणे 10/100, 10/100। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 43 लड़कियां होंगी जो 12th क्लास में हैं, ठीक है। तो P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या होगा, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान एन ऑफ एस। तो क्या लिख दोगे, 43/43 अपान क्या लिख दोगे, 1000, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ क्या निकालना है, ई अपान एफ। चूज किया गया स्टूडेंट क्या हो, 12th क्लास का हो, जबकि वह लड़की हो, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान P ऑफ एफ। तो P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया है, 43/1000। और P ऑफ एफ क्या है, 430 एन ऑफ एफ अपान एन ऑफ एस। तो ये क्या होगा, 43/1000, और यहाँ होगा 430/1000, यही ना, 1000 से 1000 कट गया, अब क्या बचा, 43/43, 430, ये 10 जा 1/10, 1/10 होगा, इसी को लिख सकते हैं 0.1, ये आंसर।
ठीक है, अब जाओ अपने आगे कल बताएंगे। बेज थ्योरम पर क्वेश्चन, बेज थ्योरम और कुछ क्वेश्चन इससे बताएंगे, इसके बाद बेज। एक्सरसाइज में कर रहा था तो कुछ क्वेश्चन डेंजर थे। हाँ देखो, अभी देखेंगे और क्वेश्चन बताएंगे इसके। इसके एक्सरसाइज से देखिएगा। हाँ बंद नहीं देखिएगा, मतलब फिर छोड़ दिया, कहा इतना पढ़ा हूँ नहीं। नहीं नहीं, सब चलो चलो सब करवा देंगे जितने किताब में दिए। क्योंकि बाद में हाँ पेपर में ज़्यादा चांस है कि कॉवेल हाँ, क्योंकि लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है तो बन जाए, ताकि जब पूरा जो बनते रहेंगे सबका लगाओगे तब बनेंगे। जो कठिन ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहती है। रिवॉर्ड नहीं होगा बल्कि क्या है, पेपर 21 तारीख से है। सर मुझे प्रैक्टिस के फॉर्मूले याद है, 5 और बता दीजिए ना, मैं जल्दी से। तुम लिख, जो लिखे थे तो लिख लो, देख लो। आज स्कूल की छुट्टी है, काहे? वो मैसेज में आया।